पाकिस्तान क्रिकेट टीम 12 जनवरी से आगाज़ कर रही है दौरा न्यूजीलैंड का और के पूरा सिनेरियो पेश किया था कि किस तरह चेंजेस करने के बारे में सोचा जा रहा है, किस किस खिलाड़ी को साइडलाइन करने का प्लान है। तो अब इस सिनेरियो में दो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 बन सकती हैं। एक प्लेइंग 11 वो जिसको कम से कम थोड़ा सा भी एहसास है पाकिस्तान टीम का, उसको मद्देनज़र रखते हुए, और दूसरी वो कि जिसमें आपने सिर्फ मैच बॉक्स निकालना है। अगर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान की जो प्लेइंग 11 है, जिसमें आप अगर सैम अयूब के बारे में फ़ैसला कर चुके हैं कि उन्हें एज ए ओपनर ही खिलाना है, गो के मैं इस हक़ में हूँ कि सैम अयूब जैसा ओपनर हमारी टीम में होना चाहिए या ऐसा बल्लेबाज होना चाहिए। लेकिन एक मुश्किल सीरीज़ में, एक मुश्किल टूर में अगर उन्हें मौका दिया जाता है तो ये एक अलग सवाल है कि क्या ये सही मौका था उन्हें वापस टीम में लाने का, जो कि एशियन कंडीशन में पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान में न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ भी कामयाब नहीं हो सका, तो वो न्यूजीलैंड की तेज़ पिचेस पर क्या कामयाब होगा, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन चलें, अगर इस हवाले से सोचा जाए तो मोहम्मद रिजवान, जो कि अपने आखिरी T20 इंटरनेशनल मैच में 89 रन्स कर चुके हैं 158 के स्ट्राइक रेट से, आखिरी 6 में से 3 इनिंग्स में वो 50+ स्कोर कर चुके हैं। अगर उन्हें ओपनर बरकरार नहीं रखा जा सकता तो फिर मेरे ख्याल में ये बोग्स होगा। तो मोहम्मद रिजवान को एज ए ओपनर और सैम अयूब को अगर उनके साथ लिया जाए एज ए जो अभी प्लान किया जा रहा है उसके मुताबिक, तो बाबर आजम फिर 1 डाउन पोजीशन पर खेलेंगे। अगर बाबर आजम के बारे में जो मोहम्मद हफीज़ कह रहे हैं कि उन्हें आराम दिया जाए, तो फिर इस पोजीशन पर कौन खेलेगा, साहबजादा फरहान या फिर फ़खर जमान? तो ये एक सवाल है। और उसके बाद अगर यहाँ पर चलें साहबजादा फरहान को, क्योंकि अगर परफॉर्मेंस देखें T20 फॉर्मेट में फ़खर जमान की ज़्यादा बेहतर नहीं रही है, तो आप साहबजादा फरहान को ले रहे हैं क्योंकि आपने नारा लगा कर आए थे कि डोमेस्टिक प्लेयर्स को मौका देना है, उन्हीं को हमने सिला देना है। तो चलें, एक मुश्किल टूर में साहबजादा फरहान को ट्राई करके देख लें, जो बदकिस्मती से पाकिस्तान सुपर लीग में 14 में से 13 इनिंग्स खेली 14 मैचेस में, तो कोई 50+ इनिंग्स नहीं खेल सके। 104 का उनका स्ट्राइक रेट था, तो उन्हें मौका दिया जा सकता है। अगर तीसरे नंबर पर फिर आज़म खान, जिनका टेस्ट होना है तेज़ पिचेस पर, वो स्लो पिचेस पर तो अच्छी मार धाड़ कर लेते हैं, तो ये भी सवाल होगा कि यहाँ पर उनकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है। फिर इफ्तिखार अहमद हैं 5वें नंबर पर। 6ठे नंबर पर आमिर जमाल को मौका देना पड़ेगा वसीम जूनियर की जगह पर, क्योंकि वो इस टाइम उनका एतमाद आसमान को छू रहा है और दौरा ऑस्ट्रेलिया में वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देने में कामयाब रहे हैं। उसके बाद मोहम्मद वसीम जूनियर को भी अगर चाहें तो खिलाया जा सकता है दूसरे ऑलराउंडर के तौर पर, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा स्पिनर काम नहीं आएंगे न्यूजीलैंड में। एक आप खिला लें मोहम्मद नवाज़ या उसामा मीर में से, जबकि इसके साथ साथ आप काम ले सकते हैं इफ्तिखार अहमद से कि वो एज ए ऑलराउंडर खेलें, अच्छी स्पिन बॉलिंग करा लेते हैं। उसके बाद मोहम्मद नवाज़ या उसामा मीर में से किसी एक स्पिनर को खिलाया जा सकता है। फिर फास्ट बॉलर हमारे पक्के हैं, कप्तान शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ़ और जमान खान। तो ये पाकिस्तान की प्लेइंग 11 बनेगी। लेकिन दूसरी जानब अगर हमने जो प्लानिंग की जा रही है, तो फिर खुल के सामने आए भाई, सीधा आप कहें कि रिजवान को, बाबर आजम को ओपनिंग नहीं करानी है, तो फिर आप फ़खर जमान को और सैम अयूब को एज ए ओपनर ले जाएँ। बाबर आजम या साहबजादा फरहान में से किसी एक को 1 डाउन पोजीशन पर ले आएँ। फिर मोहम्मद रिजवान जो है 4थे नंबर पर खेलेंगे, आज़म खान 5वें, इफ्तिखार अहमद 6ठे, आमिर जमाल 7वें, मोहम्मद नवाज़ या उसामा मीर में से कोई 8वें नंबर पर खेलेगा। जबकि 3 फास्ट बॉलर हारिस रऊफ़, शाहीन अफरीदी और जमान खान, ये आपके 3 फास्ट बॉलर हैं स्पेशलिस्ट। तो ये पाकिस्तान की 2 प्लेइंग 11 बन सकती हैं। अब देखना ये है कि इसमें से क्या फ़ैसला किया जाता है कि 12 जनवरी से पहले, चूँकि पाकिस्तान की रवायत है एक दिन पहले अपनी प्लेइंग 11 का ऐलान कर देते हैं, तो उसके बारे में हमने देखना है, सोचना है कि अब पाकिस्तान की जो प्लेइंग 11 होंगी वो